अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इतने में मिस्टर पांडे की बेटी मीनाकशी मेरे लिए काफ़ी बना कर ले आई। उसने रेशमी साड़ी का पल्लू कमर के साथ बांध रखा था। वो मेरे लिए कचौरियाँ भी बना कर लाई थी। गुरुजी, पता नहीं मेरी बनाई हुई कचौरियाँ आपको पसंद भी आएंगी कि नहीं। वो काफ़ी बनाने लगी। मैंने उसकी तरफ मुस्करा कर देखते हुए कहा, मीनाकशी, तुम जो बनाओ वो मुझे पसंद है। ऊपर से तो मैं इस किस्म की शौकी की बातें कर रहा था, लेकिन दिल में खुदबुदी सी लगी हुई थी। बार बार मेरा ध्यान उस खुफिया सर्विस वाले आदमी की तरफ जाता था, जिसने मेरे दूसरी मंजिल वाले कमरे की तरफ निगाह उठाकर देखा था। फिर दरख्तों के नीचे बैठे हुए अपने दूसरे साथियों से कोई बात की थी और एक तरफ चल दिया था। कहीं ये लोग मेरी वापसी के इंतज़ार में तो नहीं थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्हें मेरे कश्मीरी कमांडो होने का यकीन हो गया हो और मुझे वापस बंगले में आता देखकर वो आदमी फ़ोन पर खुफिया पुलिस चीफ को इतला देने गया हो। इस वक्त अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे इस बंगले से निकल जाना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मैंने अपने दिल के इस ख्याल पर कोई तवज्जो ना दिया। मीनाकशी मेरे सामने बैठी थी और कचौरी की प्लेट मेरे सामने पेश करके कह रही थी, गुरुजी लीजिए ना। मैंने कचौरी उठाई और उसे खाने लगा। कचौरी वाकई बड़े मज़ेदार थी। मीनाकशी ने कॉफ़ी की प्याली मेरे आगे रखी और साड़ी का पल्लो खोलती हुई टेलीफोन की तरफ बढ़ी। मैं पिताजी को बताती हूँ कि गुरुदेव आ गए हैं। टेलीफोन उसने गोद में रख लिया और बार बार कोई नंबर डायल करने लगी। कुछ देर कोशिश करने के बाद उसे नंबर मिल गया। हेलो, मैं मीनाकशी पांडे अहमदाबाद से बोल रही हूँ। प्लीज़ मिस्टर गोपाल दास पांडे से मेरी बात करवा दीजिए। मैं उनकी पुत्री बोल रही हूँ। जी यस यस। इसके बाद मीनाकशी अंग्रेजी में बात करने लगी। मैं काफ़ी पीते हुए उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रहा था। वो अंग्रेजी में कह रही थी, प्लीज़ कोशिश करें, मुझे डैडी से एक ज़रूरी बात करनी है। दूसरी तरफ से जो कोई भी बोल रहा था, मीनाकशी उसे सुनने लगी। फिर उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। उसने टेलीफोन रिसीवर रखते हुए कहा, डैडी से बात नहीं हो सकती। वो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी के कमरे में बैठे हैं। मैंने उसे हौसला देते हुए कहा, मीनाकशी, जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हारे डैडी को कुछ नहीं होगा, फिर तुम क्यों फिक्र करती हो। मीनाकशी ने कहा, मैं पिताजी को आपके बारे में बताना चाहती थी। वो बड़े खुश होते, उन्हें हौसला हो जाता। हो सकता है वो आपसे बात भी कर लेते, मगर ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के ब्यूरोक्रेट्स बड़े संग दिल हैं। मेरे कान मीनाकशी की बातें सुन रहे थे, दिल कुछ और सोच रहा था। एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर लगी हुई थी। मैंने मीनाकशी से पूछा, यहाँ कहीं मेरा सिगरेटों का पैकेट तो नहीं पड़ा हुआ। मेरा दिल सिगरेट के धुएं में अपने जहनी खलफशार को तहलील करना चाहता था। उस वक्त मेरी जेब में सिगरेट नहीं थे। दवारका की मिशन पर मैंने जानबूझकर अपने साथ सिगरेट नहीं रखे थे। मीनाकशी जल्दी से बोली, हाँ गुरुजी, आपका सिगरेट का एक पैकेट मुझे आपके कमरे की सफाई करते हुए मिला था। मैंने संभाल कर रख लिया था। वो दौड़कर अलमारी की तरफ गई, उसके दराज में से सिगरेट का पैकेट निकाल कर ले आई। माचिस भी वहीं साथ ही थी, उसमें 4 सिगरेट थे। मैंने सिगरेट सुलगा लिया और उठकर कमरे में टहलने लगा। मेरी सारी तवज्जो शीशे की दीवार पर गिरे हुए पर्दे पर थी। मैंने मीनाकशी से कहा, यह पर्दा क्यों गिरा हुआ है, बाहर की रोशनी अंदर आनी चाहिए। मैंने करीब जाकर पर्दा एक तरफ हटा दिया और कोने में खड़े होकर बाहर देखा। बंगले के सामने दरख्तों में वही 2 खुफिया पुलिस वाले बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। तीसरा आदमी जो जा चुका था अभी तक वापस नहीं आया था। मैं दीवार से हटकर मीनाकशी के पास बैठ गया। वो बोली, गुरुजी क्या बात है, आप कुछ थके थके से नजर आते हैं। आपने बड़ा लंबा सफ़र किया है, आप आराम करें, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। मैंने हाथ के इशारे से उसे कहा, हाँ ठीक है। वो हाथ बांध कर मुझे नमस्कार कहकर नीचे चली गई। उसके जाने के बाद मैं एक बार फिर उठा और शीशे की दीवार के कोने में खड़े होकर बाहर देखने लगा। बज़ाहिर वहाँ कोई भी तशवीश वाली बात नजर नहीं आ रही थी। खुफिया सर्विस वाले आदमी बेंच पर बैठे थे, वो वहाँ बैठे ही होते हैं। उनका एक आदमी उड़कर चला गया था। जाहिर है उसे कोई काम याद आ गया होगा और वह चला गया। फिर मेरे दिल में किस बात की बेचैनी लगी थी, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी।
حقیقت یہ تھی کہ میرا دل مجھے ایک آنے والے انتہائی خطرناک حادثے سے آگاہ کر رہا تھا، مگر اس آگاہی اور اس کے اشارے میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ مطلع دوارکا سے لے کر احمد آباد تک ابرآلود چلا رہا تھا۔ یہاں بھی آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور لگتا تھا کہ کسی بھی وقت بارش شروع ہو جائے گی۔ میں ابھی تک سادھوں والے لباس میں تھا، یعنی گروے رنگ کا لمبا چولا جس کی بغلی جیب میں میرا بٹوا تھا، جس میں کچھ روپے بھی رکھے ہوئے تھے، گروے رنگ کی دھوتی، کمر کے ساتھ رومال میں 6 چھوٹے ٹائم بم پلاسٹک میں موجود بندھے ہوئے تھے۔ بادلوں کی وجہ سے دوپہر کے بعد کی روشنی شام ہونے سے پہلے ہی سرمئی سی ہو رہی تھی۔ میں شیشے کی دیوار کے پاس کھڑا گیٹ کے سامنے والے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں خفیہ پولیس کے آدمی بینچ پر بیٹھے بیڑیاں سگریٹ پی رہے تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک آدمی کسی طرف سے نکل کر آیا اور ان آدمیوں کے پاس چائے کے 2 شیشے کے گلاس رکھ کر چلا گیا۔ وہ دونوں چائے پینے لگے اور ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، مجھے خواہ کا وہم ہو رہا ہے، یہاں میرے خلاف کوئی سازش نہیں ہو رہی۔ میں نے پردہ برابر گرا دیا۔ پردہ گرانے سے کمرے میں اندھیرا سا چھا گیا۔ یہ اندھیرا مجھے اچھا لگا۔ میں صوفے پر بیٹھنے کی بجائے دیوان پر نیم دراز ہو کر سگریٹ پینے لگا اور سوچنے لگا کہ میرا مشن انتہائی کامیاب ہے۔ اب مجھے مسٹر پانڈے سے رہا کہ پاکستان دشمن منصوبوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہوگی، تاکہ اس سے پہلے کہ کوئی تخریب کار پاکستان میں دہشت گردی پروان چڑھے میں اسے یہیں ختم کر دوں۔ مجھے سیڑھیوں والے چھوٹے برآمدے میں کسی کے قدموں کی چانپ سنائی دی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا۔ مینا کشی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے ساڑی تبدیل کر لی تھی اور اب صرف بادامی رنگ کی ریشمی پتلون اور اسی رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کے آتے ہی کمرے میں اعلیٰ ترین پرفیوم کی خوشبو پھیل گئی۔ میں دیوان پر اسی طرح لیٹا رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھ سے دیوانہ وار پیار کرتی ہے اور میری طرف سے کسی قسم کی پیش قدمی نہ ہونے کے باوجود کبھی کبھی مجھ سے پیار محبت کی باتیں کر لیتی ہے۔ میں نے اسے اس کی اجازت دے رکھی تھی اور یہ کہ اس کے جذبات کو ایک خاص حد تک جانے کی اجازت دے دیا کرتا تھا۔ وہ میرے دیوان کے پاس آ کر قالین پر بیٹھ گیا اور بولی، گروجی، مجھے اس خیال نے نیچے نہیں بیٹھنے دیا کہ آپ تھکے ہوئے پریشان لگتے ہیں۔ میں آپ کو آرام پہنچانے کے خیال سے آ گئی ہوں۔ آپ نے برا تو نہیں مانا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں مینا کشی، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ این اس وقت کونے کی میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بجنے لگی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جن خدشوں اور تشویش سے میں نے ذہنی طور پر چھٹکارا حاصل کر لیا تھا، وہ سارے خدشے اور تشویشناک خیالات دوبارہ میرے دماغ میں بیدار ہو گیا۔ مینا کشی کہنے لگی، کہیں پتا جی کا دلی سے فون آیا ہوا؟ وہ رسیور اٹھا کر بولی، ہیلو۔ پھر اس نے فون میز پر رکھ دیا اور میرے قریب آ کر کہنے لگی، گرو جی آپ کا فون ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر ٹیلی فون کی طرف بڑھا۔ اس بات پر سخت حیران تھا کہ مجھے یہاں فون کس نے کیا ہے۔ میں نے تو سوائے کریم بھائی کے اور کسی کو یہاں کا فون نمبر نہیں دیا تھا اور اس نے بھی یہاں کبھی فون نہیں کیا اور اس وقت اس کے فون کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے رسیور کان کے ساتھ لگائے ہوئے ایسا سے کہا، ہیلو، میں گرداس وردھنا بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، فوراً رپوش ہو جاؤ، اور اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ میں نے آواز پہچان لی تھی، یہ ہمارے ماسٹر سپاہی کریم بھائی کی آواز تھی۔ کریم بھائی نے مجھے جو پیغام دیا تھا، یہ کوئی بھی ماسٹر سپاہی اپنے جاسوس کمانڈو کو اس وقت دیتا ہے جب کمانڈو جاسوس انتہائی خطرناک حالات میں گھر چکا ہو۔ یہ ایسا ہی پیغام ہوتا ہے جو کسی جہاز کا پائلٹ جب جہاز گر کر کروش ہونے والا ہوتا ہے تو کنٹرول سنٹر کو میں ڈے کہہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ کر سکتے ہو کرو، کیونکہ میں موت کے منہ میں جا رہا ہوں، رپوش ہو جاؤ۔ یہ پیغام جب کسی کمانڈو جاسوس یا عام جاسوس کو ملتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ موت تمہارے سر پر پہنچنے والی ہے، بھاگ سکتے ہو تو جہاں اور جس حالت میں بھی ہو جان بچا کر بھاگ جاؤ۔ یہ پیغام ملتے ہی مجھے اپنے سارے خدشے اور اندیشے درست نظر آنے لگے۔ میں نے سب سے پہلے مینا کشی سے کہا، فوراً نیچے جاؤ۔ میرا لہجہ اس قدر تیز اور تحکمانہ تھا کہ مینا کشی ڈر کر اٹھی اور سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ اس کے جاتے ہی میں نے دوڑ کر پردے کو ہٹایا اور بنگلے کے گیٹ پر نگاہ ڈالی۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تیز ہو گئی۔
पुलिस की गाड़ियां तेजी से एक तरफ से आईं और बंगले के सामने आकर एकदम ब्रेकें लगने से धक्कों के साथ रुक गईं। अब सिवाय भागने के मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। मैं अपने कमरे का कई बार इस ख्याल से जायजा ले चुका था कि अगर कभी इमरजेंसी के हालात पैदा हो गया तो मुझे क्या करना होगा और किस तरफ से फरार होना होगा। मेरे दूसरी मंजिल वाले कमरे के हक में नीचे नौकरों के क्वार्टरों की छत थी। उस छत तक एक पाइप गया हुआ था। मेरे कमरे की अगबी खिड़की और क्वार्टरों की छत के दरमियान एक रोशनदान का छोटा छज्जा भी बाहर को निकला हुआ था। पुलिस मुझे गिरफ्तार करने मिस्टर पांडे के बंगले के मेन गेट पर पहुंच चुकी थी और बहुत मुमकिन था कि पुलिस के कुछ सिपाही इस ख्याल से बंगले की पिछली तरफ भी आ जाएं कि कहीं मैं पिछली तरफ से ना निकल जाऊं। इसलिए मेरे पास सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं था। मेरी कमांडो ट्रेनिंग की तमाम सलाहियतें उभर रही थीं। उस वक्त मैं एक जैनी साधु होने की बजाय एक इंतहाई तरबियत याफ्ता तजर्बेकार कमांडो बन चुका था। मैं खिड़की में से बाहर निकलकर नीचे रोशनदान के छज्जे पर आ गया और पाइप को पकड़कर उससे भी नीचे नौकरों के क्वार्टरों की छत पर कूद गया। मैं इस तरह कूदा कि अपना सर दोनों बाजू में कर लिया और छत पर आते ही कलाबाजी खाकर उठ खड़ा हुआ। दूसरी जानिब बंगले की एक भी गली थी जिसके आगे ईंटों की दीवार थी। मैं क्वार्टरों की छत से गली में कूदा और दौड़कर दीवार पर चढ़ा और दूसरी तरफ छलांग लगा दिया। यहाँ एक छोटा सा मैदान था जहाँ हर किस्म के दरख्त और झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ उगी हुई थीं। मेरी हालत उस वक्त उस चीज़े की तरह थी जिसने अपना शिकार देख लिया हुआ और उसकी तरफ सरपट भाग रहा हुआ। मुझे नहीं मालूम मैंने किस तरह वो मैदान पार किया। आगे एक और दीवार आ गई जिस पर बेलें चढ़ी हुई थीं। मैं ये दीवार भी फलांग गया। दूसरी तरफ एक सड़क थी जिस पर ट्रैफिक आ जा रही थी। मुझे कोई खाली रिक्शा या टैक्सी नजर न आई। मैं अब भाग तो नहीं रहा था मगर सड़क की दूसरी तरफ दरख्तों के पीछे आकर तेज तेज मगरब की तरफ चला जा रहा था। मुझे इतना मालूम था कि मगरब की सिमत चलने से मैं अहमदाबाद शहर से बाहर निकल जाऊंगा, मगर मैं ज़्यादा देर पैदल चलने का खतरा मोल नहीं ले सकता था क्योंकि पुलिस पीछे उस तरफ आ रही होगी। मुझे जितनी जल्दी हो सके इस इलाके से निकल जाना चाहिए था। जब मैं गोपालदास पांडे के बंगले पर नहीं मिला होगा और मीनाक्षी ने पुलिस को बताया होगा कि मैं थोड़ी देर पहले अपने कमरे में था और मुझे किसी का फ़ोन आया था, तो पुलिस समझ गई होगी कि मैं दूसरी मंजिल से बंगले के पीछे की तरफ कूद कर भाग गया हूँ और पुलिस यकीनन मेरे पीछे आएगी। मगर मुझे कोई टैक्सी रिक्शा वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक मेरी नज़र एक ट्रक पर पड़ी जो सड़क पर पीछे से चला रहा था। आगे सड़क का मोड़ था। मैं मोड़ पर पहुँच कर रुक गया। यहाँ कर ट्रक की रफ्तार आहिस्ता हो गई। जब ट्रक घूमा तो मैंने उसके पीछे दौड़कर उसके लटकते हुए रस्से को पकड़ा और लटक गया। फिर एक टांग ऊपर रखकर खुद को ट्रक के पीछे बोरियों के दरमियान गिरा दिया। मैं ट्रक पर लदी हुई बोरियों के दरमियान जहाँ गिरा था कुछ देर वहीं पड़ा रहा। फिर मैंने सर उठाकर देखा। ट्रक में नीचे से ऊपर तक किसी चीज़ से भरी हुई बोरियां लदी हुई थीं। ट्रक तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ता जा रहा था। बोरियों को ऊपर तरपार डालकर बहुत सी रस्सियों से बांध दिया गया था। जहाँ मैं बैठा था वहाँ काफ़ी जगह थी और एक टायर की चटपनी और दो खाली डब्बे पड़े थे। जिस तरह मैं बैठा था बाहर से देखने पर सिर्फ मेरी गर्दन नजर आती थी। इस ख्याल से मैंने अपना सर नीचे कर लिया कि अगर पुलिस की गाड़ी मेरी तलाश में इस सड़क पर है तो मैं उसे दिखाई ना दूँ। आसमान पर उसी तरह बादल छाए हुए थे मगर खुदा का शुक्र है कि बारिश अभी तक नहीं हुई थी। मुझे कुछ खबर नहीं थी कि ट्रक किस तरफ जा रहा है। यह भी मालूम नहीं था कि वो शहर से बाहर निकल रहा है या आगे जाकर वापस शहर की गला मंडी की तरफ मुड़ जाएगा। उस वक्त मेरे लिए ये बात ही काफ़ी थी कि मैं पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने से बच निकला हूँ। मैं ट्रक के पीछे बोरियों के दरमियान इस तरह नीम दराज होकर लेटा था कि मुँह से ऊपर पीछे को जाते हुए दरख्त नजर आ रहे थे। सड़क बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। ट्रक अपनी खास रफ्तार से चलता रहा। उसने सड़क पर एक मोड़ भी काटा, फिर सीधा होकर सामने के रुख चलने लगा। मुझे यकीन होने लगा था कि ट्रक अहमदाबाद शहर से बाहर किसी दूसरे शहर की तरफ जा रहा है। मैंने दिल में यही प्रोग्राम बनाया था कि शहर से बाहर निकलते ही मैं कोई मुनासिब जगह और मौका देखकर ट्रक से छलांग लगा दूंगा और किसी जंगल में गायब हो जाऊंगा। कुछ ही दिन जंगल में ही गुजारूंगा और इसके बाद किसी तरह हुलिया बदल कर दिल्ली पहुंचने की कोशिश करूंगा
क्योंकि दिल्ली में हमारा एक दूसरा मास्टर सिपाही गुल खान था। मुझे अब उसके पास पहुंचकर किसी अगले कमांडो मिशन की तैयारी करनी थी। ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और ट्रक की रफ्तार हल्की होने लगी। ट्रक किसी जगह पीछे रुक रहा था। मैं यही समझा कि आगे कोई ट्रैफिक सिग्नल वाला चौक आ गया है। ड्राइवर लाल बत्ती के इशारे पर ट्रक को रोक रहा है, लेकिन आगे सूरत हाल कुछ हो रही थी। मैंने जैसे ही सर बाहर निकाल कर आगे की तरफ देखा तो मेरा रंग उड़ गया। चौक में पुलिस की पूरी मुसल्ला गार्ड मौजूद थी। सब इंस्पेक्टर ने ट्रक ड्राइवर को बाहर निकलने के लिए कहा। साथ ही दो सिपाही ट्रक का पिछला हिस्सा चेक करने के लिए मेरी तरफ बढ़े। मैंने अपने आप को पीछे गिरा दिया। बाहर निकलकर भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हर सिपाही के पास राइफल थी। सड़क की दोनों जानब खेत थे। वो बड़ी आसानी से गोली मार सकते थे। एक सानिया के लिए मेरी आंखों के सामने पिछले सारे वाकयात फिल्म की तरह घूम गया। मुझे ट्रक की दोनों जानब से पुलिस वालों के भारी बूटों की चाप सुनाई दिया। वो ट्रक के पीछे नहीं आ रहे थे। जाहिर है पुलिस ने मेरी तलाश के लिए अहमदाबाद शहर से बाहर जाने वाले सारे रास्तों की नाकाबंदी कर दी थी और एक एक गाड़ी की चेकिंग हो रही थी। अगरचा पुलिस के पास मेरी कोई फ़ोटो नहीं थी, लेकिन मीनाकशी ने और गेट वाले गार्ड ने मेरा हुलिया पुलिस को बता दिया होगा और मैं अभी तक उस हुलिया यानी साधु वाले लिबास में था। मैंने अपने आप को गिरफ्तार होने के लिए तैयार कर लिया। इसके सिवा कोई चाराकार भी नहीं था। ट्रक में बोरियां एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखी हुई थीं कि उनके दरमियान छुपने की कोई जगह नहीं थी। सिर्फ सामने थोड़ी सी जगह थी जहाँ मैं टांगे सुगाड़ कर बैठा हुआ था। सिपाही ट्रक के अकब में आ गया। मैं उनके सामने बोरियों के पास सुगड़ कर बैठा उन्हें तकने लगा। दोनों पुलिस वालों के हाथ में राइफलें थीं जो उन्होंने ट्रक की बोरियों की जानिब तान रखी थीं। मैंने दोनों हाथ खड़े कर दिए। मजामत करनी बेकार थी। यही तय किया कि जासूस कमांडर का गिरफ्तार हो जाना भी इस खेल का एक हिस्सा है। आगे जो होगा देखा जाएगा। पुलिस के सिपाहियों को चाहिए था कि राइफलों का रुख एकदम मेरी तरफ करके शोर मचा देते कि मफरूर पीछे है, मगर मेरी हैरानी की कोई इंतहा न रही कि उन्होंने ना तो दूसरे पुलिस संतरियों या अपने सब इंस्पेक्टर को आवाज़ दिया और न आगे बढ़कर मुझे पकड़ा, बल्कि उन्होंने मुझे आंख भर कर भी नहीं देखा। बस मुझे ऐसा लगा जैसे उनकी नज़रें मेरे आसपास बोरियों का जायजा ले रही हों। फिर उनमें से एक ने बुलंद आवाज़ में कहा, सर पीछे मफरूर मुजरम नहीं है, और दोनों ट्रक के अगले हिस्से की तरफ चल दिया। मैंने अपने आप को देखा, अपने जिस्म पर हाथ फेरा कि कहीं मैं गायब तो नहीं हो गया, क्योंकि ये कैसे हो सकता था कि मैं गायब भी नहीं था और इन सिपाहियों को मैं दिखाई भी नहीं दिया था। मैं ट्रक के पीछे अपने पूरे जिस्म और अपने लिबास के साथ मौजूद था। फिर ये सब कैसे हो गया? सिपाही मेरी तलाश में ट्रक के पीछे है। मैं पीछे उनके सामने हाथ उठाए बैठा था और उनको दिखाई नहीं दिया था। यह मुअम्मा मेरी समझ से बाहर था। इस दौरान ट्रक स्टार्ट हुआ और आगे चल पड़ा। ट्रक चौक में से गुजरा तो मैंने देखा कि चौक में एक जानिब अहमदाबाद पुलिस की दो गाड़ियां खड़ी थीं। दो हेड कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर सड़क के दरमियान वाली गाड़ियों को रोककर उनकी चेकिंग कर रहे थे। ट्रक चौक में से गुजरने के बाद पूरी रफ्तार से चलने लगा। मैं अभी तक आलम हैरत में था। अगरचा मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े अकल को हैरान कर देने वाले वाक़यात रूनुमा हो चुके थे, मगर इस वाक़ये ने तो एक बार मुझे चकरा दिया था। ट्रक शहर की आबादी वाले इलाके से निकलकर खेतों, मैदानों और गैर आबाद इलाके में दाखिल हो गया था। फिर दरिया साबरमती का पुल आ गया। ट्रक पुल पर से गुजरने लगा। जब पुल की दूसरी जानिब पहुंचा तो अचानक मुझे लुबान की तेज़ खुशबू महसूस हुई। मैंने चौंक कर दाएं बाएं देखा, क्योंकि ये हवाई मखलूक या जयपुर की नर्तकी की बदरू चंद्रिका की खुशबू थी। यहाँ हम अपने नाजरीन को ये बताते चलें कि चंद्रिका का किरदार शायद मुसन्नफ़ ने कहानी में रंग भरने के लिए डाला है। हम आपको आखिर में मुसन्नफ़ और किताब का नाम बता देंगे, आप खुद तहकीक कर सकते हैं। ये औरत मुझे जयपुर की संगे मरमर की छतरियों वाली बुढ़ियों में मिली थी और उसने मेरे सामने ज़ाहिर होकर कहा था कि तुम पिछले जन्म में मेरे खाविंद रह चुके हो। उसे सख्त सदमा था कि मैं इस जन्म में किसी हिंदू घराने में पैदा नहीं हुआ था। मैंने उसकी इन बेसरो सरापा तोहमात की बातों पर कभी यकीन नहीं किया था। मैंने उसे आवाज़ दी, चंद्रिका, क्या ये तुम हो? चंद्रिका मेरे सामने ज़ाहिर हो गई। वो ज़ाफ़रानी कलर की गोटा लगी बड़ी कीमती साड़ी पहने हुए थी। बालों में पहले रोज़ की तरह सफ़ेद फूलों का गजरा सज रहा था, मगर खिलाफ मामूल उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी।
वरना पहले वो मुझसे मिलने आती तो मुस्कुरा रही होती थी। वो मेरे पास ही ट्रक के पिछले हिस्से में बोरियों के पास खड़ी थी। फिर वो एक बोरी पर बैठ गई। कहने लगी, अगर तुम पिछले जन्म में मेरे खावंद ना रह चुके होते और मैंने तुमसे तुम्हारी मदद करने का वादा ना किया होता तो मैं कभी तुम्हारी मदद को ना आती। मैं समझ गया कि ट्रक में पुलिस के सिपाहियों को जो मैं मौजूद होने के बावजूद दिखाई नहीं दिया, वो इसी बदरू चंद्रिका की शोभनाबाजी थी। मैं चुप रहा। चंद्रिका ने कहा, जब पुलिस के आदमी ट्रक के पीछे तुम्हारी तलाश में आए थे तो मैं तुम्हारे आगे खड़ी हो गई थी। यही वजह थी कि पुलिस वालों को तुम नजर नहीं आया। मैंने कहा, चंद्रिका, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। चंद्रिका के चेहरे पर गहरी मतानत तारी थी। कहने लगी, मगर आज के बाद मैं तुम्हारी मदद को नहीं आऊँगी। मैं तुम्हें यही बताने के लिए तुम्हारे सामने जाहिर हुई हूँ। अगर ये बात ना होती तो मैं तुम्हारे सामने भी ना आती। मैंने ज़रा मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? आखिर मुझसे क्या गलती हो गई है? चंद्रिका के लहजे में दुरुस्ती आ गई। कहने लगी, ये दुरुस्त है कि तुम पिछले जन्म में मेरे पति देव रहे हो और अगले जन्म में भी तुम्हें मेरे पास वापस आना है। लेकिन आखिर मैं ब्राह्मण हिंदू हूँ, भारत माता की संतान हूँ। मैं ये कभी गवारा नहीं कर सकती कि तुम मेरे मुल्क भारतवर्ष को तबाह करो। मैंने उसे कहा, चंद्रिका, तुमने खुद ही पिछली मुलाकात में मुझे कहा था कि तुम मेरे मामले में दखल नहीं दोगी। तुम मेरी अगर मदद नहीं करोगी तो मेरे कमांडो मिशन की मजामत भी नहीं करोगी। अब क्या बात हो गई है कि तुम अपने कॉल से फिर गई हो? चंद्रिका ने उसी दुरुस्त लहजे में कहा, तुमने द्वारका की फोर्ट को जिस तरह बर्बाद किया है, मुझसे बर्दाश्त न हो सका। मैं फजूल बेस में नहीं पढ़ना चाहती। मैं तुम्हें आखिरी बार यह कहने आई हूँ कि अब मैं किसी मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद करने को नहीं आऊँगी। ये आखिरी बार थी जब मैंने आज तुम्हें पुलिस के हत्थे चढ़ने से बचा लिया है। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे किसी कमांडो मिशन में दखल नहीं दूंगी। मैं इस वादे पर कायम रहूंगी। तुम जो चाहे करो, मैं दखल नहीं दूंगी। लेकिन अगर तुम पकड़े गया और तुम्हें गोली से उड़ा दिया गया या तुम्हें फांसी लग गया, तब भी मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊँगी।